नमस्ते भारत, डीके से चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं डीके जी, समाज सेवी। देखिए, बात है कि आज 31 मार्च है। मार्च क्लोजिंग है और उसमें किसका जरूरत पड़ता है? तो सीए साहब का जरूरत पड़ता है। तो अब देखिए कि भारत के, अब बिहार के विख्याता कहा जाए, जिनका नाम है सीए साहब पंडित संजय कुमार झा जी। चलिए हम बात करते हैं कि सर, आज मार्च क्लोजिंग है, तो मार्च क्लोजिंग को लेकर के सर, ये मार्च क्लोजिंग आखिर होता क्या है सर? देखिए, भारत में मार्च क्लोजिंग जो है, इसका वित्तीय वर्ष की अंत में खातों का लेन देन का वित्तीय रिपोर्ट्स की को अंतिम रूप देना कहते हैं। चाहे सरकार हो या निजी क्षेत्र के लोग हो, सार्वजनिक कंपनी हो, सोसाइटी हो, ट्रस्ट हो, कोई भी संगठन हो, उनको 31 मार्च को अपने खाता को अंतिम रूप देना होता है। जो एडजस्टमेंट है, समायोजन है, किसी को एडवांस दिया तो उसका समायोजन हुआ, बिल उल दिया कि नहीं दिया, तो वो सब ले करके उसको अपने खाता में दर्ज करना पड़ता है। तो इसको हम लोग कहते हैं मार्च क्लोजिंग। सर, हाँ, तो भारत में जो है वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक ही क्यों होता है? हाँ, देखिए, ये हम लोगों की अपनी परंपरा रही है। पहले क्या था कि कैलेंडर ईयर 31 दिसंबर को क्लोजिंग होता था। बाद में इधर भारत सरकार ने इसको, विश्व की जो व्यवस्था है 31 मार्च, अन्य देशों में भी 31 मार्च है, तो इन्होंने परिवर्तन कर लिया। जो 31 दिसंबर को क्लोजिंग होता था पहले, तो अब ये लोग 31 मार्च को एक वित्तीय वर्ष का रूप दे दिए और क्लोजिंग करने लगा। इस क्लोजिंग की प्रक्रिया है ना, इसमें पूरे साल का आय व्यय जो है, इनकम एक्सपेंडिचर, उसका अंतिम लेखा तैयार करते हैं। बैलेंस शीट बनाई जाती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है, इनकम एक्सपेंडिचर जो नॉन प्रॉफिट सेक्टर के लोग इनकम एक्सपेंडिचर बनाते हैं। जो लाभ में जो कंपनियां हैं, फर्म्स हैं, तो वो अपनी टैक्स की लायबिलिटी निकालते हैं, कितना ऑडिट है। अपने स्तर से वो अपने अकाउंट्स को जो भी बैंक से रिकॉन्सिलिएशन करके, एडवांस का एडजस्टमेंट करके, जो भी एक शेप होता है वो दे के अपने स्तर से उसको ऑडिट के लिए कि ये अब 31 मार्च के बाद पुनः अब ये इस वित्तीय वर्ष का ऑडिट होगा, तो उसकी तैयारी करते हैं। मतलब सरल शब्दों में अगर कहें तो मार्च क्लोजिंग मतलब पूरे साल की कमाई, खर्च, टैक्स और वित्तीय स्थिति की अंतिम हिसाब किताब करना है। समझ गए? और बताइए, मार्च क्लोजिंग क्यों किया जाता है? मार्च क्लोजिंग ये वित्तीय पारदर्शिता को सुनिश्चित करने के लिए, सरकार को टैक्स का सही आकलन देने के लिए, व्यवसाय की वास्तविक स्थिति बताने के लिए, अगले वर्ष का बजट प्लानिंग बनाने के लिए और कानून जो लीगल कॉम्प्लायंस है उसको पूर्ण करने के लिए किया जाता है। अब देखिए कि मार्च क्लोजिंग से लाभ है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि सरकार में विश्वविद्यालय, तो ये बिहार सरकार 1 लाख करोड़ रुपए का उसने यूटिलाइजेशन नहीं दिया। यूटिलाइजेशन नहीं दिया उसका मतलब जानते हैं? फ्रॉड है। अब देखिए, मार्च क्लोजिंग में अगर भी होता है क्या सर? हाँ, तो क्लियर हो जाता है ना। कोर्ट में मामला है, बिहार में आता है। CNDG का इधर रिपोर्ट हुआ 70,000 करोड़ का जो उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं हुआ, तो खुल के जो सरकार की या किसी कंपनी की या निजी संस्था की जो साल भर की वित्तीय स्थिति है, उसका अपने स्तर से अधिकारी पदाधिकारी उसका एक अंतिम रूप देते हैं कि हमारे स्तर से हमारे संगठन का ये वित्तीय स्थिति है। तो सर, कौन कौन इसमें मतलब कि कर सकते हैं और ऑडिट करवा सकते हैं? क्या एनजीओ का भी होता है? देखिए, संगठन जितने हैं, अब संगठन जितने हैं सबको ऑडिट करवाना कंपलसरी। अब संगठन 2 तरह के होते हैं, सरकारी संगठन और गैर सरकारी संगठन। अब गैर सरकारी संगठन में लाभ अर्जित करने वाले संगठन होते हैं, प्रोप्राइटरशिप होते हैं, पार्टनरशिप होते हैं, LLP होते हैं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होते हैं, लिमिटेड कंपनी होते हैं, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी होते हैं, नेचुरल निधि कंपनी होते हैं। और इस तरह के जो कोऑपरेटिव उपरेटिव है वो सबका मार्च क्लोजिंग होगा 31 मार्च को। और सरकार के जो ट्रेजरी है, सरकार के जो विभाग डिपार्टमेंट्स हैं, वो भी अपने स्तर से अपना क्लोजिंग करते हैं। अपने वित्तीय जो, अब मान लीजिए किसी को उन्होंने एडवांस दिया काम करने के लिए, वो काम पूरा भी हो गया तो बिल उल देगा,
कि भाई इतना का आपने एडवांस दिया और इतना हमने काम किया, उसका समायोजन होगा ना। पहले वो एडवांस अकाउंट दिया हुआ है, अब वो जो बिल्डिंग अकाउंट पे सब बिल्डिंग बनाने के लिए दिया या फर्नीचर के लिए दिया, वो फर्नीचर अकाउंट में या बिल्डिंग अकाउंट में चला जाएगा। तो अब एडवांस में रहेगा तो मालूम नहीं होगा कुछ। एडवांस में क्यों रहेगा? जब काम के लिए कोई काम पैसा किसी को दिया गया है तो उसने काम करके जो बैलेंस था वो लौटाया नहीं लौटाया, तो इन सब बातों को देखा जाता है। सर तो टीडीएस हो गया या जीएसटी हो गया, इस चीज को लेकर के अंतर क्या है? आखिर लोगों को कौन कौन लोग हैं, या विद्यार्थी भी हो सकते हैं, या कौन लोग जो है ऑडिट करवाते हैं या देखते हैं कि साल में एक कम से कम जीरो भी टैक्स बने? किन कौन कौन लोग एलिजिबल है टैक्स भरने के लिए? कौन एलिजिबल है, कौन कौन एलिजिबल है सर? जो भी, चाहे वो सरकार हो, सरकार के संगठन हो, सरकार के विभाग हो, सरकार का एजेंसी हो, या निजी क्षेत्र में प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो, लिमिटेड कंपनी हो, पार्टनरशिप फर्म हो, एलएलपी हो, जितने तरह की कंपनी है सबको ये लॉ में दिया हुआ है कि 31 मार्च तक एक फाइनेंशियल पोजीशन आप बनाइए साल भर का, और उसको हम ऑडिट करें। स्वतंत्र जो क्वालिफाइड पर्सन है, या तो उन C&AG के पर्सन लोग हैं या C&AG इम्पैनल्ड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, वो लोग अपनी सेवा इंडिपेंडेंट, क्योंकि इस जनता का धन है और जनता का जो धन है उसका हिसाब किताब देना, और वो भी पारदर्शिता के हिसाब से एक स्वतंत्र एजेंसी जो क्वालिफाइड है, जो भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त दिया गया है, उनसे अंकेक्षण करवाना, ऑडिट करवाना। देखिए, इस अंकेक्षण और ऑडिट से लाभ है। क्या लाभ है? तो सरकार के लिए ये लाभ है, उनको सही जो राजस्व संग्रह है उसका उनको मालूम होता है कि हमारे पिछले साल में वित्तीय वर्ष में कितना हमको राजस्व संग्रह हुआ है, उसका एकदम एग्जैक्ट फिगर मिल जाता है क्लोज होने पर। सर बजट का, इससे तो बजट का निर्माण में सहूलियत होता है कि इस वर्ष इतना हुआ था, अगले वर्ष 10% या तो सरकार सोचेगी कि इतना बढ़ाएंगे, बजट बनाने में सुविधा होता है, और सरकार को आर्थिक जो अपना नीति है उसको भी बनाने में सहूलियत होती है। देखिए, हम ये बात हुआ करते हैं। अब कोई कंपनियों के लिए या व्यवसाय के लिए जो क्या लाभ है, लाभ हानि की स्पष्ट जानकारी जो है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को या प्रोप्राइटर को या जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको मिलता है। तो निवेश, अब वो जो एक्चुअल पोजीशन मिलता है उसी से कंपनी सोचती है कि आप क्या निवेश करें, किस क्षेत्र में पैसा लगावें, किस क्षेत्र में विस्तार करें कंपनी का। और तो ये सब टैक्स में जो एक बचत की रणनीति होती है, कितना टैक्स बचा दें, इसके लिए कहाँ इन्वेस्टमेंट करें, तो एक पोजीशन समझ में आ जाता है 31 मार्च को, ये मार्च क्लोजिंग के। तो और ये अर्थव्यवस्था के लिए बहुत लाभदायक है कि इसमें फाइनेंशियल डिसिप्लिन एक समझ में आता है कि वित्तीय अनुशासन क्या है सरकार का, ये कंपनी का, ये ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद ये पारदर्शी एक प्रणाली जो है, आर्थिक प्रणाली, वो उसको सुदृढ़ करता है। निवेशक जो है, जो इन्वेस्टमेंट किया है, सरकार में किया या कंपनियों में किया, उन लोगों को भरोसा होता है, विश्वास बढ़ता है संगठन पर। तो अब आप जानिए कि मार्च क्लोजिंग में हम लोग करते क्या है। मार्च क्लोजिंग में सरकार क्या करती है, कंपनी क्या करती है, निजी फर्म क्या करती है, जितने भी संगठन है उनको कंपल्सरी ऑडिट करवाना है। तो मार्च क्लोजिंग के दौरान खातों का मिलान होता है। हम लोग बैंक के एक एक एंट्री को चेक करते हैं एज पर हमारा कैशबुक के हिसाब से, और बैंक के जो पासबुक है या स्टेटमेंट है उसके हिसाब से कोई डिफरेंस है क्या। ऐसा तो नहीं है कि बैंक से कुछ निकल गया, हमारे बुक्स में आया नहीं, मेरे नॉलेज में है ही नहीं। आजकल तो आप देख रहे हैं कि डिजिटल युग है। पटना यूनिवर्सिटी के अकाउंट से पैसा निकाल लिया था 65 लाख। अगर ऑडिट नहीं होता या मार्च क्लोजिंग के समय वो पकड़ में आया कि जब वो लोग एक एक एंट्री बैंक के स्टेटमेंट से निकाले, समझ में आया, तो और डिटेक्शन होता है। तो ये मार्च क्लोजिंग जो है, तो हम लोग खातों का रिकॉन्सिलिएशन करते हैं, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट तैयार करते हैं, लेजर वाउचर को चेक करके एक एक आइटम को देखते हैं, फिर स्टॉक का वेरिफिकेशन होता है, गोदाम में कितना उसका भौतिक फिजिकल वेरिफिकेशन करते हैं, और क्लोजिंग स्टॉक कितना स्टॉक बच गया, ये सब निकालते हैं। फिर जो आउटस्टैंडिंग है, जो हमारा बकाया है,
जो प्राप्त नहीं हुआ है, तो हमारा डेटर है, क्रेडिटर है, इसका क्या पोजीशन है, ये सब भी एक फाइनल पोजीशन निकल के आता है। और जितना डेटर क्रेडिटर है उसकी लिस्ट तैयार होकर होता है, इन लोगों के पास मेरा इतना पैसा निकल रहा है या फला फला लोगों का मैंने इतना पैसा रखा हुआ है, एक कंफर्म पोजीशन प्राप्त होता है। और तो कंपनियों के लिए, निजी क्षेत्र के लोगों के लिए तो टैक्स प्लानिंग वाली बात है। आप कह रहे हैं कि टीडीएस और जीएसटी, इनकम टैक्स आदि की बात, तो इसी मार्च क्लोजिंग में निर्धारण होता है इसका कि एक्चुअल क्या होना चाहिए था, टीडीएस या जीएसटी या इनकम टैक्स, वो 31 मार्च को जब क्लोजिंग होती है तो इसके बाद क्या करते हैं, ऑडिट के लिए हम लोग देखते हैं जो दस्तावेज जो व्यवस्थित हो गया मार्च क्लोजिंग में, उसको ऑडिटर के पास देते हैं। स्वतंत्र ऑडिटर है, अपना ओपिनियन दे, कि जो कंपनी है या जो निजी क्षेत्र के हैं या सरकार की जो विभाग हैं, एजेंसी हैं, उनमें पारदर्शिता है कि नहीं, फ्रॉड तो नहीं हो गया, दुरुपयोग तो नहीं हो गया फंड का। तो ये भारतीय आर्थिक प्रणाली में इसका बहुत महत्व है मार्च क्लोजिंग का। इसे जो है तो फिस्कल जो डिसिप्लिन है, राजकोषीय जो अनुशासन है वो दिखता है, अनियमितता को इससे इरेगुलरिटी जो को रोकता है, सरकारी खर्चों पर नियंत्रण जो है इसके माध्यम से संभव होता है, और कर चोरी आदि की जो बात है उसको ही कम करता है। तो पूरे देश में आर्थिक गतिविधियों को संगठित और नियंत्रित करता है ये मार्च क्लोजिंग। मार्च क्लोजिंग का इतिहास रहा है, अपना इतिहास है बहुत जमाने युगों से होता आ रहा है। इस इरा में जो हम लोगों का एक पैटर्न है, ब्रिटिश इरा में हम लोगों का जो पैटर्न है वो एकदम बनने लगा कि हम लोग कोई चीज का एनालिसिस कर सकते हैं। हमारे पास डाटा है, डाटा एज पर रूल्स है कि नहीं है, एज पर एक्ट है कि नहीं है, तो इस सब का हम लोग एनालिसिस कर लेते हैं। 1860 के रखा हुआ ब्रिटिश सरकार ने भारत में ये मार्च क्लोजिंग का जो है तो शुरुआत किया 1860 की। अंग्रेज लोग उस समय में उन लोगों ने जो प्रणाली बनाई है वो भारत के लिए अभी भी बहुत प्रासंगिक है, और उसमें थोड़ा संशोधन अब डिजिटल या वो कहिए कि टेक्नोलॉजी के कारण या डाटा जो नया मैनेजमेंट है उसका फर्क पड़ रहा है। तो पहले जो मैनुअल सिस्टम था और डिजिटल सिस्टम यानी एआई के माध्यम से फ्रॉड डिटेक्शन में सहायता प्राप्त हुआ। तो अंग्रेज लोग इसको लेकर के आए, जिसको हम लोग एक स्वरूप दिए। तो ये मार्च क्लोजिंग सरकार के लिए, सरकारी संगठन के लिए, टैक्स कलेक्शन एजेंसी के लिए, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। भारत सरकार की CNDG जो ऑडिटर, हमारे प्रमुख ऑडिटर हैं संवैधानिक रूप से, और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को इंपायर करके रखते हैं। वो पहले कहते हैं कि जाओ चार्टर्ड अकाउंटेंट से ऑडिट करवाए, अभी हम लोगों को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ऑडिट मिला ब्रांचों का। अभी आज भी मार्च क्लोजिंग चल रहा होगा, आज बैंकिंग सब बंद होगा, कोई पब्लिक ट्रांजेक्शन नहीं हो, सब लोग लगे होंगे अपने बैलेंस शीट को ठीक करने के लिए, जिसका ऑडिट हम लोग करें। तो ये स्वतंत्रता जो 1947 के बाद से ही यह प्रणाली लागू है। इसको इसलिए अपनाया गया ना कि जो हमारा एग्रीकल्चर साइकिल है उसके हिसाब से क्या चल रहा है, कर का संग्रह जो हो रहा है सरकार को, वो आसान हो जाता है। मार्च क्लोजिंग एक ऐतिहासिक और प्रशासनिक जी, तो कहना ये चाह रहे थे सर कि जो स्टूडेंट हैं, क्या स्टूडेंट टैक्स भी भरना पड़ता है या क्या करना पड़ता है, क्योंकि उनका भी इनकम टैक्स बनता है। हाँ, जिसके पास में इनकम है उसको, स्टूडेंट क्या, तो अगर स्टूडेंट को इनकम है तो उसको भी अपना ITR इनकम टैक्स का रिटर्न डालना पड़ेगा। तो अपना हिसाब को व्यवस्थित करेंगे कि नहीं करेंगे। अब साल में सपोज कोई स्टूडेंट है शेयर मार्केट से का भी काम कर रहा है, उसमें अपना इन्वेस्टमेंट करता है, उससे अपना प्रॉफिट अर्न करता है। नहीं तो जो प्रॉफिट नहीं अर्न करे, जीरो टैक्स पेमेंट की जरूरी है क्या? ITR रिटर्न पर जीरो भी, जिसका जीरो टैक्स है क्लोजिंग उसके लिए भी आवश्यकता। वो कैसे समझेंगे कि हमारा जीरो टैक्स है? जब तक अपने साल भर के आय और व्यय वो समीक्षा नहीं कर लेंगे तो कैसे समझेंगे कि हमारा टैक्स स्लैब में हम क्या आ रहा है। तो मतलब कि स्टूडेंट को भी जो है ITR रिटर्न फाइल करना है। जिसको इनकम है उसको अपना क्लोजिंग करना है, उसको अपना ऑडिट करवाना है। इनकम तो मिलेगा ही ना, हॉस्टल का फी पिताजी से मिलता है तो इनकम हो गया ना।
ये इनकम नहीं है। तो फिर तो इनकम टैक्स जो को लेकर के जो है, इसमें जो इनकम जो है आय प्रमाण पत्र क्यों बनाया जाता है बच्चा लोगों का? देखिए, वो सरकार मांगती है कुछ वित्तीय सहायता के लिए। स्टूडेंट के लिए 1.5 लाख का मांग रही है सर, तो आपका 1.5 लाख का इनकम स्टूडेंट का कभी होगा? ये कोई खास बात नहीं है हमारे सूरज। लोग ऐसे भी अपना जीरो टैक्स का रिटर्न देते हैं। मेरे पास आइए, हम जीरो टैक्स का रिटर्न मांग देते हैं आपको। तो जीरो टैक्स वाले के लिए नहीं है। जहाँ कौन कौन लोग इलिजिबल है भरने के लिए? सब लोग इलिजिबल है या कोई कैटेगरी इनकम है? जो टैक्स स्लैब से ऊपर का आय रखते हैं उनको अपना मार्च क्लोजिंग करके अपना रिटर्न तैयार करना पड़ेगा। और क्या घरेलू महिला भी कर सकती है? घरेलू महिला भी? तो देखिए, जिसका हमने कहा ना कि घरेलू महिला है, अगर वो तो उसका अगर इनकम है तो उनको भी देना पड़ेगा। तो ये जो है मार्च क्लोजिंग को लेकर के सर ने कहा। और सर जो है बात उलझे कि टीडीएस है, जीएसटी को लेकर के है, भारत सरकार में बजट को लेकर के है, कि क्या प्रणाली को लेकर के क्या भी निकलता है साल में? देखिए, अभी जैसे कि भारत सरकार की जो बैंक है, गवर्नमेंट बैंक है, नेशनलाइज्ड बैंक, तो भी ऑडिट आप सरकार है तो क्या आपने क्या साल भर में टर्नओवर किया, ट्रांजैक्शन किया, आपका क्या, जैसे बैंक की बात है, कहाँ से डिपॉजिट आया, कितना लोन दिए, कितना लोन एनपीए हो गया, तो सब जितना क्लासिफिकेशन रिजर्व बैंक के गाइडलाइंस के हिसाब से दिया हुआ है, हम लोग फॉलो करें एज एन ऑडिटर। तो क्या लगता है कि सब लोग जो दे रहे हैं, बड़े बड़े कंपनी हो, मंत्री हो, विधायक हो, सब देते हैं, रिटर्न फाइल करवाते हैं, क्या लगता है कि सब एकदम जिनमिन हकीकत से लेकर के होता है, ऑडिट किया जाता है? जो कंपनियां हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स रखते हैं तो जेन्युइन। कुछ लोग अपनी आय को अगर छुपा लेते हैं तो कल के दिन रिस्क पकड़े जाएंगे तो जवाब देना पड़ेगा, हाई पेनल्टी होगा, जेल भी हो सकता है। तो ये संविधान के अंतर्गत जो वित्तीय जो एक आकलन है उसके लिए मार्च क्लोजिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। अब आप देखें कि पहले क्या होता था, मार्च लूट कहा जाता था। ये जो मार्च क्लोजिंग होता था, मार्च लूट है, रात भर ट्रेजरी खुला हुआ है, अंधाधुंध पेमेंट हो रहा है, तो ये सब एक वित्तीय अराजकता थी, बिहार में रही। अब थोड़ा सा कम दिखता है, अब जहाँ कुछ जैसा दिखता है, ट्रेजरी रात भर खुला हुआ है, दलाल लोग लगे हुए हैं, अधिकारी पदाधिकारी खा रहे हैं, लोगों का एडजस्टमेंट कर रहे हैं, व्यस्त है उसी में। हाँ व्यस्त है। ठीक है, देखिए ये तो हमारा ऑनलाइन सिस्टम आने से और एआई आ जाने से अब टैक्स की चोरी बड़ी भारी पड़ेगी। सरकार के पास बिग डाटा है ना, आपने कितना कहाँ क्या खरीदारी की, क्या किया, इनकम, वो सब उसको मालूम है। तो आम आदमी को समझ होता था ऐसे बचा लेता। अरे आपने मकान बना लिया, आपने जमीन खरीद लिया, ये डाटा सरकार के पास में है, आप कहीं छुपा लीजिएगा तो तुरंत वो चिट्ठी नोटिस भेज देगा। तो ये ऑनलाइन होने से, एआई वगैरह के आने से पारदर्शिता आई है। धीरे धीरे लोगों का मजाल नहीं कि वो टैक्स का इवेजन करेंगे, और ये नियंत्रण व्यवस्था सरकार की जो कार्य प्रणाली है उसमें व्यापक सुधार आ रहा है। हमने कल ही एक आलेख दिया जो न्यूज़पेपर में पब्लिश हुआ कि नया आयकर कानून 25-26, जहाँ नया कानून लागू है वहाँ पुराना भी प्रभावी है। तो यहाँ पर देख लीजिए, गरीब अमीर के लिए नया नया फॉर्मूला बना के सरकार ने इनकम टैक्स कर दिया। पुरानी पढ़ने तो ओल्ड एंड न्यूइज्म रहा। न्यूइज्म जो है वो मध्यम वर्ग के लोगों के लिए, सैलरीड पर्सन के लिए है, ITR 1, 2, 3 फाइल करने वाले लोगों के लिए है। अब क्या है, जो पुरानी व्यवस्था थी उसमें था क्या कि निवेश करिएगा तो टैक्स में छूट मिलता है। तो जो बड़े बड़े कंपनी हैं, जो बड़े बड़े इनकम होल्डर हैं, वो पुरानी व्यवस्था को ही अभी भी ऑप्ट करते हैं। सरकार ने उनको विकल्प देके रखा हुआ है कि आपको जो सूट करे उसमें आप भरिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये देखिए तमाम बातों को लेकर के चर्चा की है सीए साहब ने कि किस तरीके से मार्च क्लोजिंग होता है, घरेलू महिलाओं के लिए, विद्यार्थी के लिए हो, भारतवर्ष में कौन टैक्स चोरी कर सकता है, कितना टैक्स चोरी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्या टैक्स चोरी करना बहुत सेहत के लिए सही है या खराब है, तमाम बातों को लेकर के चर्चा हुआ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। देखते रहिए डीके चैनल में, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर फॉलो करें।